धरती धोरारी, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हर बार हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और इसी कड़ी में आज एक खास मेहमान हमारे यहाँ पर उपस्थित है। ये मेहमान किसी एक विषय से नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उद्यमिता में जो नवाचार होते हैं उनके जरिए कैसे देश को गति प्रदान की जाए उसके रूप में, और संविधान की जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इन सभी विषयों के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में हमारे साथ हैं श्री गोविंद राम जायसवाल जी। आप माननीय राज्यपाल राजस्थान के प्रमुख विशेषाधिकारी हैं और आज खास तौर से हमारे इस धरती धोरारी कार्यक्रम के मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धरती धोरारी कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे बात करूं उससे पहले एक छोटी सी उपनिषद की कथा अपने दर्शकों को साझा करना चाहूंगा कि गुरु के पास शिष्य आता है और कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण, कुछ सत्य बताइए। गुरु कहता है कि पूछिए, क्या पूछना है। वो कहता है कि ऐसी बात बताइए जो किसी और ने नहीं बताई हो। गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं उससे फल तोड़ने को कहते हैं। शिष्य फल तोड़ता है। गुरु कहते हैं फल को तोड़ दो, बीज निकल आते हैं। गुरु कहते हैं बीज को भी तोड़ दो और टुकड़े टुकड़े करके बिखरा दो धरती पर। शिष्य ऐसा ही करता है। धरती पर बीज के टुकड़े बिखर जाते हैं। गुरु पूछता है कि बताइए अब क्या बचा है। शिष्य कहता है कुछ भी नहीं बचा। बोले तमाम जो संभावना है इस कुछ भी नहीं में है, इसी से वृक्ष लहलहाता है और वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने आता है। मुझे कई बार ये भी लगता है कि गोविंद राम जायसवाल इसी तरह के व्यक्तित्व हैं जो कुछ भी नहीं में बहुत सारी संभावनाओं की तलाश अपने प्रशासनिक कौशल से कर लेते हैं। जायसवाल जी, आपका बड़ा दीर्घ अनुभव जो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी है, खासतौर से शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और जब माननीय कलराज मिश्र लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, तब आपने बहुत से नए ऐसे प्रयोग भी किए थे जिससे लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग हैं उनके जरिए सकल घरेलू जो अपनी आय है उसको बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की गई थी उस मंत्रालय द्वारा जो है। और नींव के रूप में आपने बहुत सारे और भी प्रयोग उस समय किए थे। शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने शिक्षा नीति को राजस्थान में जो है सबसे पहले विश्वविद्यालय में लागू करने की जो सोच को जो है क्रियान्वित करवाने का कार्य किया था। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो निरंतर आपके द्वारा किए जाते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी जब बहुत सारे लोगों से काम ले रहा होता है तो कैसे जो है गैप जो है बहुत सारे जो होते हैं जीवन में जो है उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है और किस तरह से मोटिवेट करके लोगों से काम लिया जाता है? प्रशासनिक अधिकारी का जो प्रमुख कार्य मेरी दृष्टि में है कि जितने भी आपके संसाधन हैं, खासकर जो मानव संसाधन है, उनका हम अधिकतम उपयोग कर सकें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्यालय में आता है तो वो कार्य करने की दृष्टि से आता है। तो मेरा जो अनुभव शैक्षिक प्रशासक के रूप में या MSME मंत्रालय में या अभी राजभवन में जिस तरीके के मेरे अनुभव रहे हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है प्रशासनिक अधिकारी को कि स्पष्ट निर्देश देना और त्वरित निर्णय लेना। ये दो मूलभूत लक्षण है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए, उसके बाद उद्यम मंत्रालय में जो कार्य हुए, जैसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो MSME मंत्रालय में ये रहा कि वहाँ पर संख्या ही नहीं निर्धारित थी कि कितने हमारे पास उद्यम हैं, MSME यूनिट्स कितनी है। अच्छा, पूरे देश पे? पूरे देश में। तो उसके लिए सर्वप्रथम ये व्यवस्था की गई कि उसी समय आधार कार्ड का हमारे यहाँ चलन प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लाएं और उद्योग आधार के नाम से, और उस समय श्री कलराज मिश्र जी कैबिनेट मिनिस्टर थे यूपी NDA 1 मिनिस्ट्री में। तो उनके नेतृत्व में फिर उद्योग आधार की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये उद्योग आधार के प्रारंभ होने से क्या हुआ कि हमको 6 महीने के अंदर ही सारे डेटा प्राप्त हो गए कि हमारे यहाँ कितनी यूनिट्स हैं। उसी समय हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट चला कि किस तरीके से हम प्रत्येक ज़िले में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलें जिससे कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराएं, उसको विभिन्न क्षेत्रों में उसका एक्सपोजर करें जिससे कि वो अपना उद्यम स्थापित करे। क्योंकि उस समय माननीय मंत्री जी का ये कहना था कि हमको रोजगार
मांगने वाला नहीं चाहिए, रोजगार देने वाला आदमी पैदा करना है। इस दृष्टि से जब उस समय प्लानिंग की गई तो एस्पायर स्कीम करी गई, हमारी उद्योग आधार योजना शुरू की गई, विभिन्न प्रकार के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए। तो इन कार्यक्रमों की वजह से जो एमएसएमई की उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई और रोजगार सृजन में उसका योगदान बढ़ गया। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कोट किया कि जो एमएसएमई है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। बहुत बढ़िया जी। तो ये बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से जो है एक विभाग जो है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, उस विभाग को इस तरह से सुदृढ़ किया जाए कि उसका जो परिणाम जो है वो पूरे देश के लिए लाभकारी रहे, फायदेमंद रहे। एक खास बात मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि आप बैक में रह के काम करते हैं, पार्श्व में रह के काम करते हैं, माननीय मंत्री हैं या फिर आज कलराज मिस्त्री जब राज्यपाल के रूप में जब कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक सहयोगी के रूप में आप बहुत सारी भूमिकाएं जो अदा करते हैं। खासतौर से राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में संविधान उद्यान जो है पहला देश का ऐसा राजभवन है जिसमें संविधान उद्यान की स्थापना की गई। और मुझे लगता है कि संविधान उद्यान की स्थापना इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए संविधान की जो हमारी संस्कृति है उसको प्रसारित करने का महत्व कार्य हुआ है। लेकिन ये जो संविधान उद्यान की जो पहल हुई है कि किस तरह संविधान उद्यान बने कि लोग संविधान के प्रति जो है सजग हो सके, इसके पीछे की जो भूमिका रही है, इसके पीछे की जो कार्य योजना रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इसमें आपने बहुत बड़ा रोल इस रूप में अदा किया है कि नींव से लेकर आपने इसमें सहयोग किया है। जी जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने 2019 में सितंबर के माह में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया। उसके पश्चात 26 नवंबर 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कि माननीय राज्यपाल महोदय ने लोगों से बात की कि भाई आप मूल अधिकार के बारे में बताएं, मूल कर्तव्य के बारे में बताएं, अपने उद्देशिका के बारे में बताएं। इसमें उनको ये लगा कि अभी भी हमारे देश में जब इन प्रबुद्ध लोगों को इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है तो क्यों ना एक ऐसा अभियान शुरू किया जाए जिससे कि सर्वप्रथम राजस्थान में और बाद में देश में इस संविधान की संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकें। उसके बाद कोरोना काल आ गया तो कोरोना काल में हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन में कोशिश की कि जो मूल संविधान की पुस्तक है जब उसका हम लोगों ने अध्ययन किया तो ये आया कि ये पूरा संविधान भारतीय संस्कृति को पिरोते हुए उसका एक एक अध्याय भारतीय संस्कृति पर आधारित है। इसको ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने इसकी तैयारी की तो ये हुआ कि क्यों ना एक आउटडोर म्यूजियम के रूप में संविधान पार्क की स्थापना की जाए जिसमें संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया को हम दिखाएं और उसके बाद संविधान में क्या है, जो उसके 22 भाग हैं उन भाग में किस प्रकार से नंदलाल बोस जी की पेंटिंग्स हैं, कृपाल सिंह जी की का योगदान है, उनको हमने शिल्प के माध्यम से उकेरा जिससे कि बच्चों में या आने वाली जनरेशन्स को संविधान की समझ एक नीरस विषय के रूप में ना होकर के एक सरस रूप में प्राप्त हो सके। दूसरा उद्देश्य ये था कि संविधान ही वो माध्यम है जिससे कि हम इस देश में जिम्मेदार नागरिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आप संविधान के माध्यम से ही समझा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही रेशनल है, वो बहुत ही प्रश्न करने वाली पीढ़ी है जो आज की पीढ़ी है। तो उसको समझाने के लिए आपको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे। इसी के क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन में हमने राजभवन में पहले संविधान पार्क की स्थापना के लिए सारे कार्य किए, फिर सभी विश्वविद्यालयों में एक संविधान स्तंभ का निर्माण कराने का उनका जो निर्णय था उसको क्रियान्वित करने में मैंने पूरा योगदान दिया और ये प्रयास किया कि जो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक संविधान स्तंभ की स्थापना हो जिसमें कि संविधान के 22 भाग उकेरे गए हों और साथ में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और संविधान के नीति निर्देशक तत्व स्पष्ट रूप से रेखांकित किए गए हों। तो इस कार्य में हमें काफ़ी सफलता मिली और इसका हमारे राजभवन के संविधान पार्क का माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 3 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया गया और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसे आम जन के लिए खोला और आज
इस संविधान पार्क को देखने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के, दूर दराज क्षेत्रों के भी बच्चे आ रहे हैं और वो इसको देखकर, इसको अपने मन में संजो करके अपना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और साथ में जो संविधान की संस्कृति है उसे प्रदेश के, देश के कोनों कोनों में हम पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। अच्छा जयसवाल जी, एक बात बताइए कि संविधान की संस्कृति की आपने बात की थी कि संविधान की संस्कृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम संविधान उद्यान के जरिए किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि संविधान संस्कृति से जुड़ी जो शिक्षा है उसकी क्या उपादेयता है, किस रूप में उसको लागू किया जाए पूरे देश भर में कि आम जो विद्यार्थी जो होता है, जिसका कि अनभिज्ञ होता है संविधान से जो है, और जैसा कि आपने कहा बड़ी बोझिल उनके लिए होती है संविधान को जानना जो है, तो उसको संविधान संस्कृति की शिक्षा को कैसे शैक्षिक प्रशासन अधिकारी के रूप में लागू किया जा सकता है? इस संबंध में जो हमारे मूल अधिकार हैं संविधान में प्रदत्त, उस पर तो सभी का जोर रहता है, सभी की मांग रहती है। मूल कर्तव्यों पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, बहुत कम लोगों ने उसको कंसीडर किया। इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें जी, तो ये देश में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित हो, अपराध से संबंधित हो, सार्वजनिक संपत्तियों को जो जलाने से संबंधित हो, हमारे देश के प्रतीकों का सम्मान करने से संबंधित हो, यदि हम इसको अपने बच्चों के संस्कार में अपने मूल कर्तव्यों को तिरोहित कर दें, तो जिस प्रकार की जो समाज में समरसता का अभाव दिखता है वो अभाव कम होगा। और उस संविधान संस्कृति, इसी को हम कह रहे हैं संविधान संस्कृति की, एक जो मनुर्भव होना, मनुष्य होना, तो वो मनुष्य होना हमारे संविधान की संस्कृति का मूल अंग है, मूल भाव है। तो संविधान ही व्यक्ति को परिष्कृत करके, उनको एक रास्ता दिखा करके इस समय देश को संचालित कर सकता है। और हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो है ही, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम संस्कारित कर सकें संविधान संस्कृति से, ये हमारा उद्देश्य है और इसी से हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। अच्छा, संविधान संस्कृति की शिक्षा की आपने बात की, किस तरह संविधान संस्कृति की शिक्षा के जरिए जो है देश में मनोभाव की संस्कृति को हम फिर से प्रसारित कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति जो देश में लागू की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, उसको पूरे विश्वविद्यालयों में सबसे पहल करके जो है लागू करने का कार्य राजभवन राजस्थान के द्वारा किया गया था। ये इसके पीछे कोविड का समय था और वो ऐसा समय था जब करीब करीब सब कुछ बंद था, थमा हुआ था पूरा संसार जो है। उस दौर में किस तरह से ये जचा कि सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति को एकत्र करके शिक्षा नीति को लागू करने, इसकी सोच जो है उसका प्रसार किया जाए? जी, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। उसके काफ़ी वर्षों के पश्चात, लगभग 30-35 वर्षों के पश्चात 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में कमेटी थी, जिन्होंने की विशद स्तर पर इसमें परामर्श किया, चाहे वो गांव के लेवल पे, चाहे तहसील के लेवल पे, चाहे जिलों के स्तर पे, चाहे विभिन्न जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सब से इसमें 3 से 4 साल तक इस पर कार्रवाई की गई, विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात 2020 में आई, जिसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि भाई हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा का उद्देश्य है कि उससे ज्ञान तो प्राप्त हुई, साथ में रोजगार परकता बढ़े, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। अगला बिंदु ये रहा कि जो उच्च शिक्षा में बच्चे आए, ऐसा ना हो कि उच्च शिक्षा में उनको आने पे यदि किसी प्रकार की कोई उनके लिए परेशानी आती है या उनको किसी वजह से अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है बीच में, तो उसका उपयोगिता नहीं रहती थी जी। तो पहला काम हुआ कि भाई प्रथम वर्ष अगर वो नहीं, प्रथम वर्ष पूर्ण करके दूसरे वर्ष में चला जाता है तो उसको कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाए। 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो डिप्लोमा दिया जाए, 3 साल कर लेता है तो उसको स्नातक दिया जाए, 4 साल करता है तो ऑनर्स की डिग्री। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि राजस्थान चूँकि
एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे लोग नई शिक्षा नीति का स्वागत कर रहे थे, तो इसको लागू करने में एक माननीय राज्यपाल जी महोदय द्वारा बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हुए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी द्वारा अपनी जो भी रिकमेंडेशन दी गई उनको लागू करने की व्यवस्था की गई। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जा रहा है, परीक्षा के मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, ताकि बच्चों का एक अगर वो एक जगह उनका जो भी एकेडमिक अचीवमेंट होगा वो एक जगह रखा जाएगा। CBCS की बात हो रही, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, उसमें हम बच्चों को अगर वो विज्ञान के साथ में इतिहास भी पढ़ना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा संस्थान है विश्व के, जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा संस्थान है, उसमें जो प्रैक्टिस है शिक्षा की, वो हमारी नई शिक्षा नीति में आई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो इसको लागू करके हम अपने बच्चों की एक तो जो भारतीय संस्कृति का उनके अंदर ज़्यादा हम उनको उसके बारे में बता पाएंगे। दूसरा, जिस प्रकार से रोजगार परखता है, क्योंकि आज की अगर युग में हम देखें तो एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार, इन तीनों के बीच में कोई भी संबंध हमको स्पष्ट दिखता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री की जो मांग है, उद्योग की जो मांग है, वो हम एकेडेमिया के माध्यम से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और सरकार की जो नीतियां हैं वो इन दोनों की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रही। तो इसमें हमको एक ऐसे सक्रिय प्रयास करने होंगे कि जो वक्त की मांग है, जो उद्यम की मांग है, उसको क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार हमको पाठ्यक्रम निर्धारित करने चाहिए। उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक हों, उनकी बेहतर प्रशिक्षण कराना चाहिए, ताकि वो उसको पढ़ाने में सक्षम हो सके। और ये जो राजभवन में जिस तरह से पहल की गई थी कोविड के टाइम में, बिल्कुल सब कुछ थम गया था, फिर भी सारे 3 दिन तक लगातार ये बड़ा पूरे देश भर में चर्चित भी रही बात की सबसे पहले पहल राजभवन राजस्थान द्वारा की गई थी। जी, इसमें जब कोविड का दौर आया और हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम पे चली गई, तो उसी दौरान 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। माननीय राज्यपाल महोदय ने 3 दिन की कार्यशाला रखी, जिसमें सभी प्रदेश के सारे कुलपति उन्होंने भाग लिया, और विमर्श के रूप में ये हुआ कि हमारे प्रदेश में तत्काल लागू किया जाए, और उस समय हमने इसको ऑनलाइन व्यवस्था में लागू किया, और हम पूरे देश में अग्रणी राज्यों में से रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। उसमें जो प्रमुख हमारे पास जिसको कह सकते हैं कि हम जिसकी वजह से पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयी शिक्षा जो है, वो कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि केवल संबद्धता प्रदान करते हैं, उनके कैंपस में बड़े कम बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। तो इसलिए जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार का एक सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हम इसको लागू कर पाए। अच्छा जयसवाल जी, एक बात बताइए कि आपका बड़ा संबंध जो है बहुत सारे विषयों से लगातार जुड़ा रहा है, कि जब आपने शुरुआत की थी शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो विधिक जो कार्य हैं उनसे भी आप नोडल अधिकारी पर आपने काम किया। इसके साथ साथ विधानसभा से जुड़े जो मसले जो होते हैं, प्रकरण जो होते हैं, उसके अंतर्गत भी आपने नोडल अधिकारी के रूप में काम किया, और प्रशासनिक रूप से भी जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट देने का काम जो होता है सरकार को, कि किस तरह से सरकार जो है प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावी रूप में लागू कर सके और आम जन उससे लाभान्वित हो सके, इस रूप में भी आपने महत्वपूर्ण काम निरंतर किया है। आपको नहीं लगता कि एक साथ इतने सारे जब काम करते हैं तो कई बार व्यक्ति जो है अपने आप को भी मानता है कि थक सा जाता है? आप कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता और सहयोगियों से टीम भावना से काम कराने का, ये जो 3 मूलभूत लक्षण हैं, इनसे आप अगर काम करते हैं तो आप थकेंगे नहीं। जब मैं चूँकि विधि संबंधी जो कार्य हैं उसमें समयबद्धता बड़ी आवश्यक होती है, और माननीय न्यायालय को संतुष्ट करना, उनके हिसाब से पेपर्स को कैसे फाइल किया जाए
समय रहते सरकार के पक्ष रखे जाएं और उसमें क्योंकि कोई भी न्यायालय दोनों पक्ष जानने के बाद ही निर्णय देता है, तो ये सब कार्य ऐसे हैं जिनमें कि आपको समयबद्धता का ध्यान रखना है, इसलिए आपको टीम बहुत अच्छी मिलनी चाहिए और उस टीम से काम कराने का। दूसरा, जो विधानसभा से संबंधित कार्य होते हैं उनमें समयबद्धता के साथ में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, और जो भी सूचनाएं आप पटल पे रखने जा रहे हैं विधानसभा के पटल पे, वो सूचनाएं पूर्ण रूप से ऑथेंटिकेटेड हों मिनिस्टर के द्वारा, संबंधित अधिकारियों के द्वारा, और उसको वास्तविक रूप से जनता के हित को ध्यान में रखते हुए पटल पे रखा जाना है। इस दृष्टि से विधानसभा का कार्य बहुत ही ज़ीरो टॉलरेंस जिसको कहते हैं उसका कार्य है। और महान जो बड़े पद धारकों के साथ काम करने का मेरा अनुभव है, चाहे भारत सरकार में माननीय मंत्री एमएसएमई के मिनिस्टर थे, या अब वर्तमान में मैं माननीय राज्यपाल महोदय के साथ कार्य कर रहा हूँ प्रमुख विशेषाधिकारी के रूप में, इन कार्यों में एक समन्वय का जो कार्य है और जो माननीय राज्यपाल महोदय की इच्छा है उसको कार्यान्वित करके हम उसका लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचा पाएं, इसके लिए कार्य योजना बनाना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि योजनाएं बनती रहती हैं, उसका जब तक क्रियान्वयन पर्यवेक्षण ये नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से मेरा व्यक्तित्व ऐसा बन गया कि मुझे इन जो मेरे अंदर जो धैर्य है या निर्णय लेने की क्षमता है, उससे इन कार्यों को करने में मैं सफल रहा, और अपने जो अधिकारी रहे या हमारे जो माननीय मंत्री जी रहे या माननीय राज्यपाल महोदय हैं, मैं उनकी अपेक्षा पर खरा उतर सका। अच्छा जायसवाल जी, आपने उत्तर प्रदेश में काम किया, और उत्तर प्रदेश का जब एक और हिस्सा जो है उत्तराखंड के रूप में सामने आया, तो उसमें भी आपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया, और राजस्थान में अब आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उन सेवाओं के अंतर्गत बहुत सारे नवाचार भी आपने किए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा विशेष काम आपने किया जिसके जरिए जो है जनता तक बहुत अधिक बात आप पहुंचा सके अपनी, और जनता को लाभान्वित कर सके? मेरा जो शिक्षा के क्षेत्र में करीब मैं 98 में आया उत्तर प्रदेश में, 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो मैं नए प्रदेश में चला गया, तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 1 से 1.5 साल काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उससे मैं उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति से परिचित हो गया और उसी का भाग उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड में नवोदित राज्य था, तो वहाँ कार्य करने की बड़ी आवश्यकता भी थी और स्कोप भी था। तो वहाँ मैंने शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ की नई नीति बनाई, नया स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि वो नए तरह का राज्य था, तो उसमें योगदान दिया, नियमावलियाँ बनाई, वहाँ का अधिनियम बनाने में सहयोग किया, जिससे कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पटरी पे आने की रास्ता बन गया। तत्पश्चात 2014 में मैं एमएसएमई मंत्रालय में गया, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार किए जाने थे, हमारे उस समय तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिए गए उनको लागू करना, उनकी नीतियां बनाना, इन कार्यों को किया गया। और मैं 2019 से इस समय राजस्थान में हूं, और मेरा ये प्रयास रहा कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय की जो निर्णय हैं उनको राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके, और उसके जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं राज्य में, उनके साथ मिल बैठकर उनको हम संपादित कर सकें, उनको हम क्रियान्वित कर सकें, उनको हम हर तरीके से ऐसा इस रूप में स्थापित कर सकें जिससे कि ये सस्टेनेबल रहे, स्थायित्व रहे। ये आपने बात कही कि स्थायित्व रहे काम में जो है, और एक बड़ी बात और भी सामने आती है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं उनके स्तर पर बहुत अधिक काम नहीं होता, लेकिन विपरीत स्थिति माननीय राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्र जी के साथ में है कि वह लगातार जो है हरनिश काम करते हैं, और उनके साथ काम करना तो ठीक है, लेकिन काम करवाना बहुत सारे लोगों से जो है लगातार काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार यूँ भी लगता है क्योंकि छुट्टी का समय भी मिल नहीं पाता है। तो बहुत सारे जो इनिशिएटिव आपके स्तर पर लिए गए कि काउंसिल एक गठित की गई, एडवाइजरी काउंसिल जो है राज्यपाल के स्तर पे, इसके अलावा रिलीफ फंड जो है उसका पुनर्गठन एक प्रकार से किया गया, स्काउट गाइड, सैनिक कल्याण विभाग, तमाम चीज़ों का जो एक प्रकार से अलग
परिदृश्य जो उभर कर सामने है। तो इन सब चीज़ों को करने के पीछे किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? जो राजभवन में जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर रेड क्रॉस डिफंक्ट था जी। राज्यपाल राहत कोष की मीटिंग ही नहीं हुई थी, न उसमें किसी प्रकार का कार्रवाई हो रही थी। स्काउट थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान के स्काउट जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा पहले भी काम कर रहा था। राष्ट्रीय जो हमारी विश्वविद्यालयों की शिक्षा थी, उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत उसमें सुधार की आवश्यकता थी। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में था। इसके अलावा हमारे अपने उस समय आईटी को सब में इंक्लूड करना था, सब जिससे सारे ऑर्गेनाइजेशंस की कम से कम वेबसाइट्स बने। तो ये रहा कि सबसे पहले उसी दौरान बाढ़ आ गई 2019 में। जब बाढ़ आई तो ये हुआ कि हमारे पास राज्यपाल राहत कोष है, तो राज्यपाल महोदय ने तुरंत उस राहत कोष से प्रभावितों को सहायता प्रदान की। फिर राहत कोष को हमने एक्सपैंड किया। उसमें ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के और एरियाज में इससे पैसे दिए जाए राज्यपाल की तरफ से। जो रेड क्रॉस संस्था थी, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन हमारे प्रदेश में उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था, तो उसका चूंकि उस हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो उसके लिए चुनाव कराए गए, जिला स्तरीय कमेटियों का गठन कराया गया, राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन कराया गया, ताकि समयबद्धता के साथ हम आज की तिथि में हमारे पास राज्य स्तर पर भी कमेटी बन गई और वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो रही। उच्च शिक्षा में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने में कार्य किया। सैनिक कल्याण बोर्ड में विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ वीर माता और वीर पिता का एक नया विचार शुरू किया गया, जिसको माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उनके कार्ड बनाए गए, उनको लागू कर रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को भी, शहीदों के माता पिता को भी वो सम्मान और लाभ प्राप्त हो जिसके वे अधिकारी हैं। इन चीज़ों से क्या हुआ कि, और हमारे राज्यपाल महोदय शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी बहुत ही सक्रिय हैं। वो चाहते हैं कि हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में और गांव स्तर पर भी वो जानना चाहते हैं, जिससे कि जनता के बारे में उनके स्तर से, राजभवन के स्तर पे क्या हो सकता है, संविधान के दायरे में रखते हुए राजभवन किस प्रकार के कल्याणकारी कार्य कर सकता है, इन पर हमारे फोकस रहा। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राज्यपाल महोदय के स्तर से भी जो भी निर्देश दिए गए उनको हमने क्रियान्वित करने में, उनकी नीतियां बनाने में पूरा कार्य किया और अपनी टीम बनाकर, जो हमारे राजभवन के कार्मिक थे उनकी टीम बनाकर हमने इस कार्य को संपादित कराया। मैं फिर से एक बार लौटता हूँ संविधान संस्कृति की ओर आपके साथ बात करते हुए कि संविधान उद्यान जो अपने यहाँ पे बना राजभवन राजस्थान में जो है, वो पूरे देश में अपने आप में अनूठा भी और अपने आप में अकेला ऐसा उद्यान है जिसके जरिए संविधान की संस्कृति को साकार किया जा सकता है। शुरुआत में आपको नहीं लगा कि किस तरह से एक लिखित किताब जो है संविधान की, हमारे जो सर्वोच्च विधान के रूप में मानी जाती है, उस किताब को कैसे साक्षात प्रकट किया जाए, इसके लिए क्या परिकल्पना, किस तरह से आपने काम किया? ये चूँकि संविधान में मेरी बहुत पहले से रुचि रही और उसकी दृष्टिगत रखते हुए जब संविधान की मूल पुस्तक को मंगाया गया और उसमें जब हमने 22 भाग देखे और उसके विभिन्न प्रकार के जो टीकाएं देखी, और तो उससे लगा कि ये तो पूरा संविधान भारतीय संस्कृति में समाया हुआ है। तब ये हुआ कि इनको दिखाया कैसे जाए जनता के बीच में, कैसे, बड़ी चुनौती थी। तो उसमें हमारे आर्किटेक्ट यहाँ के अनूप बरतरिया जी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इन चीज़ों में बड़ी मदद की। हमारे आइडियाज़ को उन्होंने कन्वर्ट किया कि किस तरीके से इसको शिल्प के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, कलात्मक रूपों के जरिए, कलात्मक रूप में कर सकते हैं। उन जितनी पेंटिंग्स थी उनको मूल पुस्तक को दिखाया गया, मूल पुस्तक को लोटस पॉन्ड में दिखाया गया। हमारे संविधान के बनने की पूरी प्रक्रिया दी गई, उसके संविधान के प्रमुख क्या बिंदु थे उनको दर्शाया गया ताम्र पत्रों पर, जो संविधान सभा के मुख्य बिंदु हैं उनको कराया गया। इसके अतिरिक्त आप देखें तो हम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें संविधान सभा की बैठकें होती थी, उनको हमने एक एनिमेटेड फॉर्म में दिया। संविधान सभा के सभी सदस्यों को दिखाया। फिर संविधान के 22 भाग के जो नंदलाल बोस के चित्र हैं उनको शिल्प में, उनको संगमरमर पर, उनको जोधपुरी स्टोन पर, उनको वाइट मार्बल पर, उनको किस तरीके से हमने 3D फॉर्म में कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो भी संविधान के बारे में जानना चाहता है
अभी तक ऐसा कहीं नहीं होता था कि लोग संविधान को बेयर एक्ट में पढ़ लेते थे जी कि आर्टिकल 1 से लेके यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमने भाग, संविधान के 22 भाग को उस चित्र के माध्यम से जब समझाया तो एक एक भाग की जो प्राथमिकताएं हैं, जो महत्व है, वो समझ में आ जाता है। जायसवाल जी, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय की अपनी सीमा है, तो मैं बहुत संक्षेप में छोटी छोटी बात आपसे पूछूंगा, आपकी रुचियाँ खासतौर से, क्योंकि प्रोग्राम इस तरह का धरती धोनारी जिसमें हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत विशिष्ट काम करता है विशिष्ट क्षेत्रों में जो है, उसकी रुचि के बारे में लोगों को पता चले क्या रुचि है खासतौर से। मेरी रुचि है किताबें पढ़ना और संगीत सुनना और कुछ खेल कूद और अपने मित्रों के साथ समय बिताना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी भविष्य की आपकी क्या योजना है, किस तरह से आप काम करना चाहते हैं? चूँकि मैं शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी हूँ तो अभी वर्तमान में मैं यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के साथ प्रतिनियुक्ति पर हूँ। आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि मैं शिक्षा और उद्यमिता के, इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करना चाहूँगा, जिससे कि मैं रोजगार बढ़ाने की दिशा में योगदान दे सकूँ। एक अंतिम प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा आपसे कि संविधान, संस्कृति और शिक्षा से आपका गहरा लगाव रहा है, नई जो पीढ़ी है वो किस तरह से काम करे कि अपनी पहचान स्थापित कर सके? जैसे आपने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, आपने उद्यमिता के क्षेत्र में पहचान स्थापित की, आपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित की, तो नई पीढ़ी को जो संदेश आप देना चाहें? नई पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके मूलभूत तत्वों को रखते हुए, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए देश में रोजगार सृजन पे ज़्यादा कार्य करें और जो तकनीक है, आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल हम अपने देश के विकास में, विशेषकर जो हमारा नीचे का तबका है, किसान है, मजदूर हैं, इनके जीवन को, जीवन स्तर को बढ़ाने में हमारी नई पीढ़ी कार्य करे तो सामूहिक रूप में हमारा देश प्रगति कर पाएगा और सभी का जीवन स्तर उठ पाएगा। किस तरह से एक व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता दर सफलता प्राप्त करता जाता है और भविष्य की ऐसी योजनाएं अपने साथ रखता है कि जिससे जन कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए अपने कार्यों को गति दी जा सके। गोविंद राम जायसवाल ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने निरंतर अपने आप को हर क्षेत्र में स्थापित करने का कार्य किया है। धरती धोनारी ऐसा ही कार्यक्रम है जिसके तहत हम ऐसे प्रेरणास्पद व्यक्तित्वों से आपकी मुलाकात कराते हैं और ये व्यक्तित्व निरंतर हमें कुछ करते रहने के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे। जायसवाल जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।